बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के 30 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम ध्यान से समझते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की निम्न में से किसका मात्रक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसका मात्रक होता है। तो बच्चों वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। मैंने सारे निशान लगा के रखे ताकि आपका समय जो है बिल्कुल कम खर्च हो। देखिए 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए 8 कूलाम ऋण आवेश है तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 5 × 10⁻19 इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जो उसका मान कितना होता है। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 × 10⁻19 जूल होता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है। तो बच्चों याद रखना वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स जो होता है इसका क्या मात्रक होता है। देखिए बच्चों विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वोल्ट × मीटर होता है, ठीक है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। देखिए वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, क्योंकि मात्रक से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों। किसी आवेशी संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र है। देखिए किसी भी कोई भी आवेशी संधारित्र है तो उसकी ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो ऊर्जा का सूत्र होता है U = 1/2 Q² अब इस पर आपको न्यूमेरिकल भी आपको हो सकता है फंस सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक। संधारित्र में प्रयोग किए जाने वाला परावैद्युत पदार्थ है। देखिए संधारित्र जो होता है इसमें प्रयोग किए जाने वाला मोम, अभ्रक, कागज, तो इसमें सारे जो ऐसे परावैद्युत पदार्थ हैं जिनका हम संधारित्र में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। विद्युत धारा घनत्व J और अपवाह वेग BD में क्या संबंध है। देखिए विद्युत धारा घनत्व J होता है और अपवाह वेग BD होता है। इसमें x का जो एक संबंध आप इसमें यानी कि रिलेशन निकालोगे तो J = NeVD आता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको डेरिवेशन के अंदर सॉल्व भी कराया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है तथा उसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी। देखिए किसी भी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है, ठीक है, उसकी वैद्युत चालकता पूछी जाती है। वैद्युत चालकता इक्वल टू होता है 1 विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसके 500 ऊपर आप इसके 1 लिखकर आप इसको भाग यानी कि 1 से आप 500 को भाग दे देना, यानी कि 1 ऊपर लिखना, नीचे से 500, इसको भाग कर देना दशमलव लगा के, आपका 0.002 ओम आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। और सूत्र होता है वैद्युत चालकता का, मैंने बता दिया 1 विशिष्ट प्रतिरोध, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अगला किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। देखिए किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक है। तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, उसका बच्चों मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी चुंबकीय पारगम्यता जो होती है अधिकतम होती है। देखिए इनमें से आपको कौन सा है जिसकी चुंबकीय पारगम्यता जो होती है सबसे अधिक होती है। अब बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि इसमें वो क्या करते हैं सबसे ज्यादा बच्चे ए सभी मार देते हैं, जो कि गलत है। लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है उनकी जो पारगम्यता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्यूरी के नियम का जो पालन किस ताप पर होता है। क्यूरी का जो नियम है उस नियम का पालन जो होता है वो किस ताप पर होता है। क्यूरी के ताप के ऊपर जो ताप होगा तभी इसका नियम का जो है पालन होगा, क्यूरी का जो नियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I हो तब शक्ति क्षय कितना होगा। देखिए इसमें जब शक्ति क्षय होगा जो वो क्या होता है V तथा I के बीच कितना कलाकोण है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। दोलन करने वाले LC परिपथ की आवृत्ति। देखिए दोलन करने वाले जो LC परिपथ होता है इसकी आवृत्ति क्या होती है 1/2π√LC होती है, ठीक है, याद रखना। सारे ऑप्शन हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में धारा का मान अधिकतम कुंडली की तुलना में होता है। देखिए एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली जो होती है उसमें धारा का जो मान होता है प्राथमिक कुंडली की अगर हम तुलना करें तो उसकी तुलना में कम होता है, ज्यादा होता है। तो याद रखना कैसा होता है, कम होता है, ठीक। किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। अगर कोई भी ट्रांसफार्मर है उसमें क्या चीज संभव नहीं है तो उसमें सिर्फ डीसी संभव नहीं है, डिस्ट धारा जो है वो संभव नहीं है। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, इनमें से आपको बताना है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो बीटा जो होती है किरणें भी कोई एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य। सबसे अधिक आवृत्ति की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कौन सी होती है, यानी कि किस तरंग की सबसे अधिक आवृत्ति होती है। तो वो बच्ची होती है गामा।
यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो आपतन कोण होगा। देखिए सघन माध्यम में जो आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण के बराबर हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा, तो वो मान होगा 90 डिग्री 90 अंश होगा। ठीक है, दो लेंस जिनकी शक्तियां जो थी 4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखें संयुक्त लेंस की संयुक्त लेंस की शक्ति बताएं। देखिए आपको शक्ति के लिए मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था, 1 मिनट आप देख लीजिए। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था, एक सूत्र होता है P = 2 होता है बच्चों। अब उसमें P1 + P2 उसमें कई सारी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर P आपसे पूछा गया, P1 का मान दिया गया 4 डायोप्टर प्लस हमारा दिया गया है -2। अब इस प्लस का सूत्र लगाते हो, दिया गया है -2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 - 2 यानी कि 2। अब कितना आ गया, P का मान कितना आ गया लास्ट में 2 डायोप्टर और 2 ही हमारा सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लगाया गया 2 डायोप्टर। समझ में आ गया, इस तरीके से हमें निकालना है। ये 2 लेंस जितनी की क्षमताएं हैं, यानी कि 2 लेंस है जिनकी क्षमता 7 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर है, संपर्क में रखें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो देखिए इसमें आपसे पूछी गई है फोकस दूरी, 1 मिनट देख लीजिए। छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं जो मैंने आपको बता दे रहा हूँ। देखिए P = होता है P1 + P2 जो कि इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम P निकाल लेते हैं। +7 दिया गया है, 7 डायोप्टर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 डायोप्टर, यानी कि जो P का मान बचेगा वो बचेगा आपका 5 डायोप्टर। ठीक है, अब फोकस दूरी इसमें देखिए ऑप्शन किस में दिए गए, सेंटीमीटर में, यानी कि सारे ऑप्शन किस में दिए गए बच्चों, सेंटीमीटर में है। अब हमसे पूछा क्या गया, AF यानी कि फोकस दूरी = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें सूत्र क्या होता है, देखिए बच्चों क्षमता यानी कि शक्ति होती है P = होता है 1/F, और 1/F होता तब होता है मीटर में, लेकिन मीटर की जगह पर यहाँ यूज करना है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। और सॉरी बच्चों यहाँ पर देखिए फोकस दूरी हम निकाल लें, फोकस दूरी 1/F = होता है 1/P। ठीक है, 1/P ये होता है मीटर में, लेकिन यहाँ पर हमें आंसर किस में दिए गए, सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो सेंटीमीटर में दिए गए। तो हम इसमें P का मान कितना आया फाइनली में 5 आया, 105 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि जो मान आ गया 20 सेंटीमीटर में आ जाएगा। समझ में आ गया, तो वही सही है 20 सेंटीमीटर। ठीक, वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, इतने अपूर्णांक वाले कांच में प्रकाश की चाल, जो कि आपको सबको सरल है, आप लोग हल कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों जिसमें कहा जा रहा है प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। देखिए जो प्रकाश तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ होती है, इसकी पुष्टि कौन करती है, ध्रुवण के कारण होती है। ठीक है, सॉरी अब आप पहला आंसर ही सही है, ध्रुवण के कारण ही होती है, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा एकवर्णीय प्रकाश होता है। देखिए निम्न में से ऐसे कौन सा जिसका सबसे अच्छा एकवर्णीय प्रकाश होता है, वो होता है आपकी लेजर लाइट का। ठीक है, स्टिफिन नियतांक का मान कितना होता है, स्टिफिन नियतांक जो होता है उसका मान कितना होता है, उसका बच्चों मान होता है 5.6 × 7 × 10⁻⁸ वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की घात 4। फोटॉन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, फोटॉन का जो गतिक द्रव्यमान होता है उसका सूत्र होता है H/c। ठीक है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, विराम द्रव्यमान जो होता है फोटॉन का वो होते बच्चों 0 होता है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए। अगर हमें एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करना है तो उसके लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, उसके लिए 13.6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके लिए अगर कोई एक हाइड्रोजन परमाणु है उसको आयनित करने के लिए इतनी ऊर्जा होनी ही चाहिए। समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के मन में अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है ऐसा है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।